नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैप्टन गौरव तनेजा। मैं कानपुर शहर को बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड रेज्ड इन कानपुर। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की आईटी खड़गपुर से 2004 से 2008 के बीच में। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना पैशन फॉलो किया। मैं एविएशन करियर में गया और 2008 से मैं एविएशन फील्ड में हूँ, तो 12 साल हो गए मुझे तकरीबन। 2011 में मेरा एयरलाइन करियर शुरू हुआ था। थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड, तो यार मैं इस हिसाब से हूँ कि मैं हमेशा एक सही चीज़ के लिए खड़ा होता हूँ। यार लगता है कि यार ये जो सही चीज़ है इसके लिए कुछ करना चाहिए। 2011 से मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में हूँ। पिछले साल अप्रैल के महीने में मैंने अपनी पुरानी कंपनी छोड़ के एक नई कंपनी ज्वाइन की थी। जब आप क्या होता है, आउटसाइडर होते हैं ना, किसी दूसरी कंपनी में आते हैं, तो आपको उस नई कंपनी की ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। उन लोगों से बेहतर दिखती जो उस सिस्टम का ऑलरेडी एक पार्ट होते हैं 5 6 7 साल से। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे काफ़ी जगह दिखा कि ये खामियां हैं, और ये बहुत बड़ी ऐसी खामियां, मुझे लगा ये बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रही। तो इस वीडियो में मैं 3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में बात करूँगा जो कि बहुत ही गंभीर है। पहला है, जो हमारी नई कंपनी में एक पॉलिसी थी, सिक लीव पॉलिसी। हर एक एम्प्लॉय को कुछ सर्टेन नंबर ऑफ़ सिक लीव्स दी जाती हैं। ऐसा तो नहीं कि अनगिनत सिक लीव्स दी जाएंगी। तो वो सिक लीव्स किस लिए होती हैं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप बीमार पड़ जाओ, तो आप उसको यूज़ कर सकें। अब आपको समझाने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पायलट की लाइफ कैसे रन करती है, उसकी कितनी एक स्ट्रेसफुल लाइफ होती है। पायलट को कोई होली, दिवाली, गांधी जयंती, 15 अगस्त की छुट्टी नहीं मिलती। हमें सैटरडे संडे छुट्टी नहीं मिलती। तो जब हमारे फ्रेंड्स हमें बुलाते हैं मिलने सैटरडे संडे को और हमको बोलते हैं हम नहीं आ सकते, वो लोग अजीब समझते हैं। हमारी छुट्टी वेंसडे को होती है, लेकिन वेंसडे को कोई खाली नहीं होता, तो हम लोग इवेंचुअली घर पे ही होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। तो वैसे ही ये स्ट्रेसफुल जॉब है, बिकॉज सोशल लाइफ आपकी ज़ीरो हो जाती है। अब आप लोगों को अगर सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती है और आप मान लीजिए वेंसडे को बीमार पड़ गए, अब बीमारी देख के तो नहीं आती, आप प्लान भी नहीं कर सकते, आपने वेंसडे को छुट्टी ले ली, तो क्या आपका एम्प्लॉयर ऐसा बोलेगा कि भाई आपने वेंसडे को छुट्टी ली थी इसलिए अब आप संडे को काम करने आओ, क्योंकि वेंसडे को आपका रेस्ट हो गया? रेस्ट नहीं हुआ आपका, वो आपकी सिक लीव थी। जो बीमारी को आप प्लान नहीं कर सकते, और इसीलिए क्योंकि आप प्लान नहीं कर सकते, आपको कुछ एक्स्ट्रा कोटा दिया जाता है कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे, आप उसको यूज़ करेंगे। पायलट्स का जो रोस्टर होता है हमारा ना, हर महीने एक रोस्टर आता है कि ये इस दिन फ्लाइट है, इस दिन यहाँ जाना है, इस दिन वहाँ जाना है, इस दिन रेस्ट है, ऐसे आता है। 25 तारीख की हर महीने को नेक्स्ट मंथ का रोस्टर दे दिया जाता है। अभी जैसे जून चल रहा है, तो 25 मई को मेरा पूरा जून का रोस्टर आ जाएगा। अब हमारी लाइफ वैसे आपको मैंने बताई थी कैसे होती है। अब मान लो मेरी 9 तारीख को छुट्टी है, तो मैं 9 तारीख को अपना कुछ प्लान कर लूँगा। मेरी इसका जन्मदिन है, या बेटी की कुछ पार्टी है, या उसका स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, या उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, या मेरे किसी रिश्तेदार की शादी है, दोस्त की शादी है। अब 9 तारीख को मेरी छुट्टी पहले से आ गई थी, जो कि कंपनी ने मुझे बताई थी। अब 7 तारीख को मैं बीमार पड़ गया। अब मेरा उसमें कोई वो तो है नहीं कि मैं भाई बीमार कब पड़ूंगा, मुझे एक नोटिस आएगा कि भाई मैं बीमार इस दिन पड़ूंगा, तो मैं कंपनी को पहले से बता सकता हूँ। 6 तारीख की रात को मुझे ऐसा लगा कि मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है, या कोई पर्सनल रीज़न भी हो सकता है यार कि 6 तारीख की रात को मैं घर पर अकेला था, मेरी वाइफ भी वर्किंग है, मेरी छोटी बेटी है, वो सो नहीं रही, वो तंग कर रही है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, वो दूध नहीं पी रही, रात भर वो रो रही है, सूसू पोटी कर रही है, मैं उसकी टेक केयर कर रहा हूँ। तो उस चक्कर में मेरी नींद नहीं हो पाई। तो मैंने 7 तारीख को बोला कि मैं अपनी एक सिक लीव यूज़ करूँगा, या मैं फटीक रिपोर्ट करूँगा, मेरा पर्सनल रीज़न है। अब आप लोगों के केस में अगर आप एक ऑफिस जाते हैं, तो आपका अगर हल्का सा सर दर्द है, या बुखार है, या आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आप 2 घंटा भी सो के चले जाएंगे, भाई कौन छुट्टी लेगा। पायलट्स की लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब आप कॉकपिट में घुसते हैं ना, तो वहाँ लिखा होता है दिस इज़ अ सीरियस प्रोफेशन, लीव ऑल योर वरीज बिहाइंड। एज अ पैसेंजर भी, अगर आप पैसेंजर भी ट्रैवल करते होंगे, आपने देखा होगा कभी कभी कॉकपिट डोर पे ऐसा लिखा होता है, वी कैन नॉट ऑपरेट इफ़ वी आर लेस देन 100%, एंड दिस इज़ द रेगुलेशन। कि भाई अगर आप 100% नहीं हैं और फिर भी आप अगर फ्लाई करने जाते हैं, तो ये वही हो गया कि आप एक मर्डर कमिट करने जा रहे हैं, क्योंकि जानते हुए आप ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जिससे पीछे बैठे 180 लोगों की जान को खतरा है। अब 9 तारीख को मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट थी मेरी। 7 तारीख को मैं छुट्टी ले रहा हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं, मुझे बीमारी है। अब कोई क्या करेगा?
अगर किसी दोस्त की शादी, रिश्तेदार की शादी में नहीं जाऊँगा तो मुझे 5-6 साल तक गाली देगा, वो हमेशा सुनाएगा, ताने मारेगा। और सोशल लाइफ के कमिटमेंट्स अगर आपके पूरे नहीं होंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे। बोलते हैं ना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्कूल में सब लोगों ने ऐसे वैसी पहली लाइन होती थी हमारे ऐसे की, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी क्यों है? क्योंकि हम लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर हम एक सोशल लाइफ मेंटेन नहीं करेंगे। तो सिर्फ काम से आप ज़िंदा नहीं रह सकते। 7 तारीख को अगर मैं छुट्टी लेता हूँ तो मेरी 9 तारीख को फ़्लाइट लग जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, 7 तारीख को अगर मैं बीमार भी हूँ, मेरे को थकान भी है, मैं फ़्लाइट पे जाऊँगा क्योंकि 9 तारीख की कमिटमेंट मुझे पूरी करनी है। तो ये गलत चीज़ मुझे लगी इस कंपनी में। मैंने हायर अथॉरिटीज़ के ध्यान में इसको लाना चाहा। मैंने लिखित में भी इसको दिया, पर्सनली भी लोगों को बोला, व्हाट्सएप ग्रुप में बोला और उनको व्हाट्सएप मैसेज भी किया। बट जब मैंने लिखित में इसको डाला तो मेरे को रिप्लाई आया चीफ़ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी से, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि एयरलाइन में जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो सेफ़ हो। उनसे रिप्लाई आया कि हम समझते हैं आप जो कह रहे हैं वो सही है, बट उन्होंने इसको अंडर द कारपेट रख करने के लिए चाहा कि यार ये अगर पॉलिसी हमारी चेंज हो गई, क्योंकि बाकी किसी कंपनी में ऐसी पॉलिसी नहीं है। मैं जितना भी जानता हूँ बाकी किसी कंपनी में इतना झोल नहीं होता कि अगर इस पॉलिसी को हटा देंगे तो भाई दे विल लूज़ ऑन देयर प्रॉफिट मेकिंग थिंग। हाउ? बिकॉज अगर किसी पायलट की 8 छुट्टी है, 9 छुट्टी है, 10 छुट्टी है और 10 सिक लीव है, सॉरी, उस सिक लीव को आप छुट्टी दिखा रहे हो और छुट्टी के दिन काम करवा रहे हो। सो यू आर सेविंग दैट 8 और 10 पायलट वर्किंग डेज। सो यू आर सेविंग ऑन मैन पावर, यू आर मेकिंग मनी ऑन दैट। एट वॉट कॉस्ट? आपके कॉकपिट में एक थका हुआ पायलट है, कल को कोई इमरजेंसी हो गई ना, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, जहाज़ गिर जाएगा आपका। जब मैंने इतनी आवाज़ें उठाना शुरू की इसके लिए तो मुझे चीफ़ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी का भी ईमेल आया कि भाई ये तो बहुत सिक रिपोर्ट करता है, फटीग रिपोर्ट करता है, इसकी काउंसलिंग करी जाए, लाइफस्टाइल काउंसलिंग की जाए, इसका मेडिकल दोबारा कराया जा सकता है, कुछ दिक्कत है। सो माइंड यू दिस ईमेल इज़ कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी हो, सेफ्टी कल्चर को प्रमोट किया जाए। और आप एक ऐसा ईमेल भेज के क्या सेफ्टी कल्चर प्रमोट कर रहे हैं? आप तो ये चाहते हैं कि कोई बंदा सिक रिपोर्ट ना करे। क्योंकि मैं हमेशा कहता था कि मैंने इस दिन सिक रिपोर्ट किया और 2 दिन बाद मेरा ऑफ़ है, तो आप वो ऑफ़ हटाएंगे नहीं, वो मेरा ऑफ़ है। तो मैं अड़ जाता था, तो वो चीज़ को पसंद नहीं आती थी। तो ये चाहते थे कि किसी और तरीके से मेरे को लंबे जाल में उलझा दें, मेरे को मेडिकल के चक्कर लगवाएंगे, ये लोग ये कहीं से दिखा दें कि मैं ज़्यादा बीमार पड़ता हूँ, मेरे मेडिकल के ऊपर दाग लगा दें, मेरे लाइसेंस के ऊपर एक धब्बा लगा दें कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो दे वर ऑल्सो इन, अगर मैं अपना पायलट मेडिकल क्लियर करके आया हूँ और वो मेडिकल 1 साल के लिए वैलिड है, दैट मीन्स यू आर डायरेक्टली क्वेश्चनिंग द अथॉरिटीज़ ऑफ द एयरफोर्स जो कि मेडिकल क्लियर करता है पायलट्स का। और ये रेगुलेटर ने ऐसी क्यों रूल्स बनाए हैं? जब भी कोई रूल बनता है उसमें हज़ारों सालों, हज़ारों घंटों की मेहनत और एक्सपर्टीज़ लगी होती है प्रोफेशनल्स की, तब जाके वो रूल बनता है। उसको डॉक्यूमेंट करते हैं कि भाई ये रूल है, दिस इज़ द सेफेस्ट वे टू ऑपरेट। अगर वो नहीं होता तो वो रूल बनाते ही नहीं। सिक रिपोर्ट एंड फटीग रिपोर्ट इन एन एयरलाइन बिजनेस इज़ अ नॉन प्यूनिटिव पॉलिसी, दिस इज़ डॉक्यूमेंटेड बाय द रेगुलेटर। मतलब कि उसमें सरकार की सील लगी हुई है, वो चीज़ भी यहाँ फॉलो नहीं होती, खुल्लम खुल्ला। वो जब मैंने पॉइंट आउट किया तो उनको लगा यार ये पॉइंट आउट कर रहा है, ये पॉलिसी चेंज कर देंगे तो उसका देखा है कि 10 लोग और खड़े हो जाएंगे। तो मेरे को उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट शुरू करना कर दी। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो किसी को पता ही नहीं था कि भाई क्या चीज़ है, बीमारी फैल रही है, प्रिकॉशन लेना है, बाहर नहीं जाना है, खाना कैसे खाएंगे। भाई न्यूज़ में इसको बहुत बड़ा हुआ बना दिया गया था और ऐसा था कि इसकी कोई इलाज नहीं है, तो लोग और डरे हुए थे, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था लोगों के बीच में। उस टाइम पे भी एयरलाइन फ्लाइंग चल रही थी। एयरलाइन फ्लाइंग से बहुत लोगों को डर इसलिए था, भाई कोरोना आया कहाँ से? बाहर से आया था, चाइना से, यूरोप से आया इंडिया में। इंडिया में तो पैदा नहीं हुआ, और बाहर से लोग आते कैसे? फ्लाइट से। कहाँ से आते हैं? दिल्ली, मुंबई, 2 मेजर इंटरनेशनल हब्स ऑफ इंडिया। तो अगर वहाँ से ट्रांजिट हो रहे हैं लोग एयरपोर्ट पे, मतलब हम लोग को खतरा है एयरपोर्ट पे जाने का। वी हैव एट अ हायर रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम कोविड वायरस। सो इफ़ यू आर एट हायर रिस्क, व्हाट डू? यू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। तो हमारे रेगुलेटर ने वही किया, गाइडलाइंस इशू की। आई थिंक एक 17 मार्च की थी, एक 23 मार्च की थी। उस गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा था कि प्लीज़ इन गाइडलाइंस को फॉलो करिए, तभी सेफ ऑपरेशन आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी लापरवाही, कुछ गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही थी।
वो क्यों नहीं हो रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये दिख रहा था कि क्या फॉलो हो रहा है, क्या फॉलो नहीं हो रहा। उसके पहले भी बहुत बार मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि एक तरीके से ऑफिशियल ग्रुप ही होता है सारे पायलट्स का, और वो कंपनी मैनेजमेंट ही उसको चलाता है, उस पर बहुत बार डाला कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। 23 मार्च को, आई थिंक 23 या 22 मार्च को, when I go to an aircraft, when I sign the paper that I accept this aircraft, I am the pilot in command. The regulatory body, the ICAO, which is the international body, they invest their powers in the PIC, which is the pilot in command of an aircraft, कि अब इस एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी आपकी है, इस एयरक्राफ्ट में जो भी होता है वो आपकी जिम्मेदारी है। ये रेगुलेशंस कंपनी को फॉलो करने हैं, लेकिन अगर कंपनी नहीं कर रही फॉलो तो वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि कल को उसकी वजह से अगर कुछ डेंजर आता है आपकी सेफ्टी पर, पैसेंजर की सेफ्टी में, तो आपकी जिम्मेदारी है। 23 मार्च के दिन मैंने अपनी फ़्लाइट, मुझे ध्यान नहीं मैं कहाँ गया था, शायद चेन्नई गया था या कोलकाता गया था, देखना पड़ेगा। मैंने अपनी फ़्लाइट 40 मिनट डिले की, क्योंकि एक भी वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा था। मैंने अपने हायर मैनेजमेंट को व्हाट्सएप किया, क्या करूँ। मैंने उनको बताया कि भाई ये दिक्कत है। मतलब बेसिक से बेसिक चीज़ नहीं थी। आप एयरलाइन हैं, इतना पैसा है आपके पास, इतने बड़े ऑपरेशंस हैं, और छोटी से छोटी चीज़ नहीं थी, पता ही नहीं था क्या करना है। मैनेजमेंट की बहुत कमी थी। 40 मिनट मैंने डिले किया, मैंने खुद के लेवल पे उसको सॉर्ट आउट करना चाहा, और उस फ्लाइट में मैंने डॉक्यूमेंट भी किया। हर एक कप्तान के पास एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो कंपनी के पास डायरेक्ट जाता है। मैंने फीडबैक दिया कि ये नहीं हुआ, ये अनसेफ है, DGCA का सर्कुलर नंबर ये और ये फॉलो नहीं हो रहा। क्या एक्शन हुआ उस पर? कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर मुझे लगा कि जब कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसे बहुत सारे लैप्सेस थे, मैं एक वीडियो में नहीं गिना सकता। 24 मार्च को मैंने फ़्लाइट पे जाने का डिसीजन लिया कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब मुझे ये लग गया कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं अगर काम पे जा रहा हूँ तो ये जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की बनती है कि वो मेरी और जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेरी और पैसेंजर्स की सेफ्टी का आप ध्यान रखें। क्योंकि अगर एक पैसेंजर 6,000 रुपये 7,000 रुपये की टिकट खरीद रहा है, तो ये मान के चलता है कि मेरी सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है, सरकार के जो निर्देश हैं वो फॉलो हो रहे हैं। बट उनको नहीं पता, आप लोग जो पैसेंजर, आपको नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या होता है, कुछ फॉलो नहीं होता। इंडिया में सेफ्टी का चलता है एटीट्यूड है, कुछ नहीं होगा, सबको चलता है। हमारा सेफ्टी रिकॉर्ड कुछ इंडिया में अच्छा नहीं रहा। बाहर जब भी ऑडिट होता है वो इंडिया को डाउनग्रेड करके ही जाते हैं। तो 24 तारीख को मुझे नहीं लगा कि जिस हिसाब से लापरवाही हो रही है, मैं अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर कर सकता हूँ, क्योंकि डिसीजन मेरा है। कल को कुछ भी होगा, रेगुलेटरी बॉडी कंपनी का गला नहीं पकड़ेगी, वो मेरा गला पकड़ेगी। तुम पायलट थे, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। और इंडिया में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कोई भी एक्सीडेंट होता है हमेशा पायलट को स्केपगोट बनाया जाता है कि इसको पकड़ो। हमेशा किसी एक्सीडेंट में अगर पायलट नहीं बचा तो उसके ऊपर पूरा फोड़ दो, बच भी गया तो उसको बार बार कोर्ट लाओ, उसके लाइसेंस कैंसिल कर दो, बिना इंक्वायरी के पहले उसको पहले ग्राउंड कर दो, बाद में देखेंगे क्या हुआ। 24 मार्च के दिन मैंने कहा बहुत हो गया। मैंने अपने हिस्से की छुट्टी एक कटवाई, कि मैंने कहा आई कैन नॉट फ्लाई बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज़ सेफ़। और मुझे इतना ट्रॉमा था कि यार मैं जा रहा हूँ बाहर, ना पैसेंजर सेफ्टी ना मेरी सेफ्टी है, इतनी लापरवाही में मैं वापस घर आऊँगा, घर में संक्रमित कर दूँगा किसी को, फैमिली है, सब कुछ है। वो बात शायद इन लोगों को पसंद नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ये सब बातें उठाता हूँ, सेफ्टी की बातें उठाता हूँ, क्योंकि ये सब करने में खर्चा होता है, कॉस्ट ऑफ द कंपनी बढ़ती है। उसी के चक्कर में फिर 25 तारीख से तो लॉकडाउन ही हो गया था। 4 मई को मेरे को एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया, ये बोलते हुए कि जो आपने 24 तारीख को छुट्टी ली थी, 24 मार्च को, उसको कंपनी को बहुत नुकसान हुआ उसका। और उस नोटिस से ये साफ हो गया था कि एडमिन इश्यूज़ लगाए गए थे मेरे ऊपर, और भी 3-4 मेल अलग अलग, और टक 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 एक के बाद एक तो मैं समझ गया मेरे से बहुत नाखुश हैं जिस तरीके से मैं इनको पॉइंट आउट करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कि इनको लगा कि ये चीज़ अगर बाहर आ जाएंगी तो पता नहीं क्या उनके दिमाग में चला। मैंने उसका रिप्लाई दिया, मैंने एक एक चीज़ प्रूफ के साथ अटैच की कि ये नॉर्म्स आपने फॉलो नहीं किए, ये चीज़ें आपने फॉलो नहीं की, और इससे क्या क्या ख़तरा हो सकता था। बहुत सारी ऐसी बातें जब आपको बताऊंगा तो आप शॉक में आ जाएंगे। उसके बाद कोई जवाब नहीं आया उसका, उस रिप्लाई का मेरे। वो दिन और आज का दिन है, कितने दिन हो गए आप निकाल दीजिए, आज भी कोई रिप्लाई नहीं आया उस मेल का मेरे, उस जवाब का। जब बीच में कोई जवाब नहीं आया 1 महीने तक, तो मुझे लगा सब कुछ नॉर्मल हो गया। और उस लेटर के बाद, 4 मई के लेटर के बाद
मैंने एक वीडियो बनाया कि हो सकता है मेरी पायलट जॉब चली जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस, और सब कुछ मुझे लगा कि अब शायद उनको समझ में आ गया, मैंने जो ईमेल लिखा है वो समझ गए, मैंने छुट्टी कर ली 24 मार्च को। फिर एकदम से 30 मई को एक और लेटर आया मेरे पास। उसमें जो मेरा पहला लेटर था, मैंने जो बताया था कि भाई क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, क्या क्या रीज़न थे ऐसे, आपने कौन कौन से नॉर्म्स नहीं फॉलो किए, मैंने बताया उनको। उसका जवाब उस 30 मई के लेटर में कुछ नहीं था। 30 मई को उन्होंने एक नया इशू बनाया कि आपने वो वीडियो क्यों डाली थी, दैट फाइनेंशियल क्राइसिस, लॉकडाउन, लूजिंग माई पायलट जॉब, उसकी वजह से कंपनी को डिफेम हुआ है, आपने जानबूझ के ऐसा किया। जबकि मैंने उस वीडियो में कंपनी का नाम भी नहीं लिया था, मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से रखा था कि यार कोविड का टाइम है और हम समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं एक बिज़नेस को रन करने में। उसका जवाब मैंने फिर दोबारा दिया कि क्या जवाब मेरा होना चाहिए। फिर मैंने रेगुलेटरी बॉडी को भी, जितने भी इनके सेफ्टी लैप्सेस थे उसके बारे में लिखा, वहाँ से भी अभी मैं कुछ जवाब आएगा तो उसका वेट कर रहा हूँ। फ़िलहाल मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया वहाँ से भी। तीसरा इशू आता है जो थोड़ा टेक्निकल इशू है, ये आता है जब हम लैंड करते हैं जहाज़ को तो हमारे पास 2 कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, एक फ्लैप 3 और एक फ्लैप फुल। एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं किसी भी पॉइंट पे, ये आपसे इस बात पे नहीं डिस्कशन करूँगा कि फ्लैप 3 सेफ़ है, फ्लैप फुल सेफ़ है। दोनों सेफ़ हैं, इसीलिए एयरबस ने दोनों लैंडिंग्स को सर्टिफाई किया हुआ है। बट दोनों की अलग अलग कंडीशंस होती है यूज़ करने की। अगर एयरबस चाहता है कि सिर्फ फ्लैप 3 लैंडिंग ही हो तो वो फ्लैप फुल बनाता ही नहीं, और चाहता फ्लैप फुल हो तो एक फ्लैप 3 बनाता ही नहीं। एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि फ्लैप 3 और फ्लैप फुल में क्या होता है। फ्लैप 3 में आप थोड़ा सा फ्यूल सेव करते हैं। कितना सेव करते हैं? 8 किलो। 8 किलो इज़ नॉट अ वेरी बिग नंबर अगर आप एक फ़्लाइट का एक सेक्टर देखेंगे, बट अगर आप ओवरऑल ऑपरेशंस की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट नंबर बन जाता है थोड़ा बहुत। अब बात यह आती है कि मार्च के महीने में मेरे ऊपर ऐसा बोला गया कि मैंने 71% फ्लैप 3 लैंडिंग की, और बाय द वे हमारी कंपनी 98% का टारगेट रखती है। 98% मतलब कि ऑलमोस्ट कितना हो गया, आप 100 में से 2 लैंडिंग फ्लैप फुल कर सकते हैं, और एक पायलट एक महीने में 15 लैंडिंग करता है मोस्टली। मार्च में मैंने 10 की थी। मार्च में 10 लैंडिंग में अगर मुझे 98% अचीव करना है तो मुझे 10 की 10 फ्लैप 3 लैंडिंग करनी पड़ेगी। जो लोग पायलट्स हैं वो ये समझते होंगे कि एक ह्यूमन फैक्टर्स करके भी चीज़ होती है। कभी कभी आपकी लगातार 4 दिनों तक सुबह की फ़्लाइट लगती है, आपको सुबह 3 बजे उठना पड़ता है, 4 सेक्टर करते हैं, आप थक जाते हैं, लंबा दिन होता है। कभी आप रात को 12 बजे एयरपोर्ट जा रहे हैं और सुबह 7 बजे लैंड हो रहे हैं, रेड आई फ्लाइट्स होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ऐसा लगता है कि यार आई वॉन्ट टू कीप सम एक्स्ट्रा सेफ्टी मार्जिन इन माई पॉकेट एज अ पायलट। और जब आप वो रखना चाहते हैं तो एक डर होता है दिमाग में कि नहीं, कंपनी का नंबर है 98%, वो अचीव करना है। मार्च में मैंने 10 लैंडिंग की थी, 71% फ्लैप 3 लैंडिंग की थी, मतलब 7 लैंडिंग फ्लैप 3 थी मेरी और 3 लैंडिंग फ्लैप फुल थी। अब हमारा रेगुलेटर भी कहता है कि बहुत सारी ऐसी एयरफील्ड है जहाँ पे आप फ्लैप 3 लैंडिंग करेंगे तो वो डेंजरस है। कौन कौन सी ऐसी एयरफील्ड हैं जो शॉर्ट फील्ड है, थोड़ी छोटी होती है। फ्लैप फुल में क्या होता है, थोड़ा एडवांटेज होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेफ्टी मार्जिन होता है, बट वो फ्यूल थोड़ा ज़्यादा खाती है। 10 में से 2 लैंडिंग मेरी इम्फाल की थी मार्च में। इम्फाल में जो लोग एविएशन में उनको पता होगा कि स्टीप ग्लाइड स्लोप है। इम्फाल में तो मोस्टली मेरे को लगता है लोग फ्लैप फुल लैंडिंग ही करते हैं, फ्लैप फुल नहीं करते, फ्लैप 3 नहीं करते। मुझे तो सेफ्टी डिपार्टमेंट के बहुत लोग खुद ही कहते हैं कि इम्फाल में फ्लैप 3 करने की क्या ज़रूरत है, कौन सा तुम्हें मेडल मिल जाएगा। और इट इज़ नॉट सेफ ऑल्सो, मेडल की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि आप बहुत स्टीप आते हैं। इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप होता है, इम्फाल में 3.5 डिग्री ग्लाइड स्लोप है, मतलब कि आप स्टीप आते हैं। जब आप स्टीप आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ड्रैग चाहिए होता है ताकि आपका एयरक्राफ्ट स्लो हो जाए, और आपका डिसेंट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो आपको वो भी अरेस्ट करना होता है। तो उन सब चक्कर में फ्लैप फुल पायलट्स करते हैं, और वही एक सेफ़ तरीका है। और जो तीसरी लैंडिंग थी मेरी बागडोगरा में थी, जो मैंने फ्लैप फुल की थी, क्योंकि उस समय वेदर ऐसा था, एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी थी कि मुझे लगा फ्लैप फुल करना ही सेफ़ है। प्री मानसून टाइम चल रहा था मार्च में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्री मानसून थोड़ा नटोरियस ही रहता है। हमारी कंपनी में 98% अगर आप फ्लैप 3 लैंडिंग नहीं करते तो वो नॉन कंप्लायंस ऑफ SOP है। SOP मतलब स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। और अगर आपका एक काम करने का तरीका समझ लीजिए, मतलब आप अपने जो लिखित में काम करने का तरीका उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप एक तरीके से गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे, तो आपकी पायलट एबिलिटी पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं वो। तो ये सीन है। ऑल्सो अगर आप 98% फ्लैप 3 लैंडिंग नहीं करते
उसको वो डीमेरिट पॉलिसी में काउंट करते हैं। और डीमेरिट पॉलिसी हमारी क्या होती है कि हर चीज़ के लिए कुछ डीमेरिट पॉइंट्स दिए जाते हैं और साल के एंड में आपका टोटल निकाला जाता है, उससे आपको एनुअल बोनस दिया जाता है। ये चीज़ जब हमने ट्वीट भी की थी कि ऐसा होता हमारी कंपनी में, तो हमारी कंपनी के डिप्टी चीफ पायलट ने ट्विटर पे आया था, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। फिर हमने एक मेल दिखाया जो कि हेड, उनके भी डिप्टी चीफ पायलट के हेड ने सबको भेजी थी, शायद वो भूल गए होंगे कि वो मेल ऐसी भेजी उन्होंने, और उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको डीमेरिट पॉइंट्स दिए जाएंगे, मतलब अगर आप फ्लैप 3 नहीं करें आप डीमेरिट पॉइंट्स दिए जाएंगे। वो मेल का स्क्रीनशॉट देखते ही डिप्टी चीफ पायलट को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। जब आपके पास प्रूफ हो तो फिर आप कैसे खड़े होंगे। तो ये हो गई बात फ्लैप 3 की। और 10 में से 7 लैंडिंग अगर मैं फ्लैप 3 कर रहा हूँ तो वो कोई कम नहीं है। किसी भी और कंपनी में ऐसा एक टारगेट नहीं दिया जाता कि आपको वो टारगेट अचीव करना है। अब टारगेट अचीव करने के चक्कर में लोग क्या करेंगे, हर चीज़ फ्लैप 3 करेंगे। जहाँ पे सेफ होगा वहाँ पे भी फ्लैप 3 करेंगे, जहाँ अनसेफ होगा वहाँ पे भी फ्लैप 3 करेंगे। तो दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द पैसेंजर सेफ्टी, क्योंकि आप लोग जब पीछे बैठे तो आप लोग को नहीं पता कि साला एक एक बूंद फ्यूल को बचाने के लिए कितनी चीज़ें लाइन पे जाती हैं। अरे यार, अगर मैं एक ऐसी क्रिटिकल फील्ड है जहाँ पे मैंने फुल फ्लैप लैंडिंग कर दी और मैंने 5, 10, 15 किलो फ्यूल एक्स्ट्रा बर्न कर दिया तो क्या हो गया। आई एम द पैसेंजर, आई एम द PIC ऑफ द एयरक्राफ्ट, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसाइड व्हेन इट इज़ सेफ टू डू फ्लैप 3 लैंडिंग, व्हेन इट इज़ सेफ टू डू फ्लैप फुल लैंडिंग। कल को फ्लैप 3 लैंडिंग करते हुए कुछ फकअप हो गया किसी पायलट से तो वो ये बोला जाएगा, अच्छा तुम्हें फ्यूल बचाने की पड़ी है, तुम्हें पीछे जो जाने बैठी 180 उनकी नहीं पड़ी। हर बार ये जब आएगा ना, ये पायलट के ऊपर ही आएगा। और मैं हर पायलट को कहता हूँ कि अपना लाइसेंस बचा के रखो, क्योंकि आपका लाइसेंस पे जब आएगा ना आपको कोई कंपनी नहीं बचाएगी। तो ये सब चीज़ें मैंने हमेशा पॉइंट आउट करी। हायर मैनेजमेंट को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका चलता है एटीट्यूड, आज तक किसी ने नहीं उठाया तो ये क्यों उठा रहा है। तो प्री कोविड टाइम में क्या था कि बहुत ग्रोथ हो रही थी एयरलाइंस की, बहुत ज़्यादा, बहुत डिमांड थी, एयर ट्रैवल बहुत ग्रो हो रहा था इंडिया में। इंडिया में टोटल जहाज़ 650-700 के आसपास है। बाहर अगर आप देखेंगे किसी एक कंपनी के पास 800 जहाज़ है, तो आप देख सकते हैं कि जो विकसित देश है वहाँ पे एविएशन का और इंडिया में का है। तो इसीलिए इंडिया को एक बहुत इमर्जिंग मार्केट देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नए एयरक्राफ्ट यहाँ पे आते हैं हर महीने। उसके लिए क्या चाहिए होता है, वर्कफोर्स, मतलब नए पायलट्स, नए कैप्टन्स। प्री कोविड में एक कैप्टन को हायर करने के लिए कंपनी हैवी बोनस देती थी, मतलब 6 महीने का बोनस देने को तैयार थे कि भाई कोई आ जाए मैं ज्वाइन कर लें। कोविड में क्या हुआ, रिवर्स, ज़रूरत नहीं थी लोगों की। तो वही उन्होंने किया। जब उन्हें लगा कि यार ये बंदा इश्यूज़ उठा रहा है, सेफ्टी के लिए बात कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है जिससे डायरेक्टली हमारी प्रॉफिट मेकिंग पॉलिसीज़ को लॉस हो रहा है, तो उन्होंने कोविड का बहाना लगा के मुझे टर्मिनेट करने की कोशिश की, मेरे को नोटिस भिजवाए। जब उन्होंने मुझे 30 मई का फाइनल नोटिस भिजवाया, इसलिए कि जो मैंने वीडियो बनाई थी लूजिंग माई पायलट जॉब, उसको मैं टेक डाउन करूँ और अपॉलॉजी मांगूँ, तो मैं बस सोचा कि यार अपॉलॉजी मांगूँ मैं किस लिए, जो गलती मैंने की नहीं। 2 रास्ते थे, या तो अपॉलॉजी मांगता या खड़ा होता। मैंने अपने आप को पूछा कि यार गौरव, क्या तुमने कुछ ऐसी चीज़ की है जिसके लिए तुम्हें आज से बाद कुछ शर्मिंदा होना पड़े, या फिर अगर ये चीज़ पब्लिक डोमेन में आए तो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। इसका जवाब था नहीं, मैंने कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं की, मैं तो सही के लिए खड़ा हुआ। फिर मुझे हिम्मत है कि यार अब मैं झुकूंगा नहीं, मैं खड़ा होऊंगा। हम लोग खड़े क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हम लोग अकेले होते हैं। कंपनी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, आप एक आम एम्प्लॉय, आपका घर चलता है। अगर आप अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ खड़े होंगे, विसल ब्लोअर बनेंगे, आपका क्या होगा, आपका घर नहीं चल पाएगा, कहाँ से खिलाएंगे रोटी घर वालों को। और यही बात कंपनियों को पता होती है। हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है, हमारी कम्युनिटी एक लॉयर या डॉक्टर जैसी नहीं है कि बहुत बड़ी होती है, और इस बात का फ़ायदा कंपनीज उठाती हैं। उनको पता होता है कि कोई हमारे खिलाफ़ नहीं जाएगा, हम जो मनमानी करेंगे वो चलेगा। और मुझे ये भी पता है कि ये लड़ाई मैंने अकेले ही लड़नी है, क्योंकि इस लड़ाई में मेरा साथ कोई नहीं देगा, और मुझे किसी का साथ चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं जब तक सही हूँ, मुझे पता है, मुझे अपने आप पे भरोसा है। उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बड़े से बड़ा लॉयर हायर कर सकते हैं। ऐसे लॉ जिनकी एक टाइम की फ़ीस मेरी साल भर की इनकम हो, वो सारे कंपनी के बड़े पायलट्स को खड़ा कर देंगे अपनी पॉलिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। वो लोग न्यूज़ खरीद सकते हैं, मीडिया खरीद सकते हैं, पेड PR कर सकते हैं। उनके पास कोई कमी नहीं है रिसोर्सेज की, और मैं एक अकेला, वो एक कंपनी। लेकिन अभिमन्यु भी सच था, सही था। वो भी अपने धर्म के लिए
लड़ा था। और जब वो अंदर गया था तो वहाँ क्या दिखा उसे, महारथी थे, बहुत बड़े बड़े महारथी, और ऐसे ऐसे नाम जिनको सुन के कोई भी दिग्गज घबरा जाए। बट वो अधर्म के लिए लड़ रहे थे। बट कभी कभी घबराहट इस चीज़ को लेके हो जाती है कि मैं अकेला खड़ा हूँ, और बेचारा अभिमन्यु भी अकेला गया था। और उसका हश्र क्या हुआ था, सही होते हुए भी उसको उन महारथियों ने कूटनीति से मारा था। आगे पीछे साइड सब जगह से उसके तलवार मारी थी, सारे नियम तोड़ दिए गए थे, और बेचारा अभिमन्यु ज़मीन पर लेट गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। ये जानते हुए भी कि मेरा करियर दांव पे है, मेरा फ्यूचर दांव पे है, मेरा परिवार का फ्यूचर दांव पे है, मैंने इस चक्रव्यूह में घुसने की ठानी है। ये जानते हुए भी कि ये लोग मेरे ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाएंगे, मेरे को इनकॉम्पिटेंट या फिर एक नाकाम पायलट साबित करने की कोशिश करेंगे कि मुझे अपना ही काम नहीं आता, मैंने ही ये नहीं किया, मैं ही इनकॉम्पिटेंट हूँ। मेरे को हर तरीके से डाउन दिखाने की कोशिश की जाएगी। मेरे पायलट लाइसेंस पे भी सवाल उठाए जाएंगे। हो सकता है कि यार मेरा पायलट लाइसेंस भी कैंसिल करा दें। और जब मैं आईआईटी का एक इंजीनियरिंग कंप्लीट करके इंजीनियरिंग करियर लाइन छोड़ के एविएशन में आया था, तो मेरा पैशन था। जब मैं खड़गपुर से निकल रहा था तो वहाँ से ट्रेन पकड़ी थी जो कि कानपुर होके दिल्ली जाती थी। कानपुर में मैं उतरा तो मेरी माँ खड़ी थी कि यार बच्चा आएगा 3-4 दिन घर पे रहेगा। बट मेरे को इतना था कि अपना पैशन के लिए मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ कि मैंने माँ के पाँव छुए, मैंने कहा माँ ट्रेनिंग करके आऊँगा, फिर खूब सारा टाइम साथ में बिताएंगे। वहाँ से कानपुर में बस 5 मिनट रुकती है ट्रेन। बैग लिया और सीधा दिल्ली चला गया, फिर फ्लाइंग के लिए चला गया। तो ऐसे इंसान के लिए सोचिए क्या महत्व रखता होगा उसका यूनिफॉर्म और उसका लाइसेंस। और ये जानते हुए भी कि उस पर भी आँच आ सकती है, मैं फिर भी इस लड़ाई में घुस रहा हूँ क्योंकि मैं सही हूँ। और जब तक कोई इंसान खड़ा नहीं होगा तब तक बाकी लोगों में भी हिम्मत नहीं आएगी कभी खड़ा होने की। और ये चलता है और चलता है, एटीट्यूड हिंदुस्तान में चलता ही चलता रहेगा। तो इसलिए मैंने ठाना कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे खड़ा होना चाहिए, अगर मैं सच के लिए खड़ा हूँ तो मुझे खड़ा होना चाहिए। और अब देखते हैं कि क्या होता है सबके लिए।